हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर मिशन लक्ष्य पर स्वागत है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग यूनिट 8 कर रहे थे, इसका डी जो सेक्शन था वो रह गया था, वो आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है कि हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें देखना है आपको कि जो आईसीटी का यूज़ है जब हम मूल्यांकन करते हैं या प्रशासन और प्रबंधन में जब उसका यूज़ करते हैं, रिसर्च में यूज़ करते हैं या ई पोर्टफोलियोज बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे मूल्यांकन जो होता है उसमें आईसीटी का क्या प्रयोग होता है। तो मूल्यांकन से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। मूल्यांकन मतलब क्या होता है, यानी कि जो छात्र है वो जो विद्यालय में पढ़ता है, किसी कक्षा में पढ़ता है, कि फिर उसका जो असेसमेंट किया जाता है, यानी कि उसकी कितना उसने नॉलेज को गेन किया है, कितनी उसकी प्रोग्रेस हुई है, उसको जो मापा जाता है उसी को मूल्यांकन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के, यानी कितना उनका विकास हुआ है शैक्षिक रूप से, और सह शैक्षिक यानी कि जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसने कितना पार्टिसिपेट किया है, इन दोनों ही क्षेत्रों में छात्र ने कितना प्रोग्रेस किया है, इस चीज़ को मापने के लिए हम मूल्यांकन को अपनाते हैं। ठीक है, अब यदि ये तो ऑफलाइन की बात आप हो रही है, लेकिन यही चीज़ हम ऑफलाइन जो होता है वो लिखित में होता है, उसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं होता है, ऑरल हो सकता है, उसके आपके मल्टीपल टाइप के भी क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, लिखित होता है, ऑरल होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट होते हैं, कई तरीके से ये जो लिखित मूल्यांकन होता है ये आपका होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है ऑनलाइन की, जिसमें कि इंटरनेट का प्रयोग होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से असेसमेंट होगा, उसको देखेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि आपका असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, दो प्रकार से होते हैं, फॉर्मेटिव होता है और समेटिव होता है। तो फॉर्मेटिव क्या है, इसमें समय समय पर यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे का कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना उसने सीखा है, उसको जाना जाता है। और अगर किसी चीज़ में या किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया या निदानात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसका मूल्यांकन, उसको कहाँ कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको फिर दोबारा उसको अच्छी तरह से समझाया जाता है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये जो फॉर्मेटिव तरीका है, ये पूरे साल अब यूनिट टेस्ट के रूप में या समय समय पर उसका असेसमेंट होता रहता है। और अगर हम समेटिव की बात करते हैं तो ये सत्र के अंत में होता है। ठीक है, अब जो आईसीटी का प्रयोग है, आईसीटी का प्रयोग जब हम मूल्यांकन के लिए किया जाता है तो क्या होता है, अब क्वेश्चन पेपर है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, अब अगर आप आज के समय में देख रहे हैं तो देखिए, लॉकडाउन में बच्चों का जो स्कूल खुले ही नहीं, तो बच्चों की जो शिक्षा हुई है वो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं बच्चों की लॉकडाउन में। और यहाँ तक कि उनकी ऑनलाइन परीक्षा भी हुई है, उनको क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाता था, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाता था, उनके कॉलेज के जो ग्रुप, उनके क्लासेस के जो ग्रुप हैं उनको भेज दिया जाता था, वहाँ पे वो उनके आंसर्स जो हैं वो करते थे और फिर वो उन तक टीचरों तक पहुंचाया जाता था। तो इस तरीके से आपने देखा है कि ऑनलाइन या आईसीटी का किस तरीके से मूल्यांकन में प्रयोग हो रहा है। तो आईसीटी का जो प्रयोग है मूल्यांकन में, हम छोटे स्तर पे भी करते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चाहे छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तब भी हम इस प्रक्रिया का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और अगर हम बड़े स्तर पे देखना चाहें तो वहाँ पे हम नेट की परीक्षा देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, हम कंप्यूटर, अब तो पहले तो लिखित में था या हम लोग उस पर करते थे, पेपर पे करते थे, लेकिन अब जो है वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हम नेट की परीक्षा जब होती है तो आईसीटी का कितना यूज़ होता है, कितना और ये बड़े स्तर पे हो रहा है, कितने विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देते हैं। और इसमें जो फीडबैक है, यानी कि आपकी जो आंसर है वो भी, आंसर की भी जल्दी आ जाती है, रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाता है। और ये जो चीज़ें हैं, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया, यहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी मिस्टेक के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये छोटे स्तर पे भी आईसीटी के द्वारा मूल्यांकन होता है और बड़े स्तर पर भी किया जाता है। अब जो टीचर्स हैं, टीचर क्या करते हैं, टीचर आपको डिजिटल तरीके से मॉक टेस्ट, अगर आप यूट्यूब पे भी पढ़ें, यूट्यूब पे भी देखिए मॉक टेस्ट होते हैं,
ठीक है, आपको मॉक टेस्ट भेज देते हैं या लाइव लेते हैं, आपको लाइव क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ पे शो होगा, आप उसके आंसर अपने कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। तो ये आपको, और वो तुरंत आपको फीडबैक भी इससे मिल जाता है। अतः बच्चे के शैक्षिक विकास को तकनीकी के माध्यम से जो मापने का प्रयोग किया जाता है उसी को हम ऑनलाइन मूल्यांकन कहते हैं, या आईसीटी का मूल्यांकन में प्रयोग कहा जाता है। अब आगे का जो टॉपिक है, आगे है कि जो प्रशासन है, किसी भी संस्था का जो प्रशासन है, वहाँ का जो प्रबंधन होता है उस संस्था का, उसमें आईसीटी का क्या प्रयोग है, इसको देखते हैं। देखिए, अगर हम थोड़े समय पीछे जाते हैं तो पहले की किसी भी संस्था या प्रशासन को आप देख लीजिए, तो जितना भी काम होता था वो सब कागजी रूप से होता, कागज में या रजिस्टरों में वो काम किया जाता था, उस पर चढ़ाया जाता था। लेकिन अब ज़्यादातर जो सब काम हो गया है वो आईसीटी के माध्यम से डिजिटल रूप में हो गया है। यदि हम शैक्षिक संस्था की बात करते हैं, यदि हम किसी स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे आईसीटी की मदद से प्रबंधन का कार्य आसान हो गया है। ठीक है, अब इसमें प्रबंधन का कार्य क्या है, जैसे छात्रों की कोई लिस्ट है बनानी है, फ़ी पेमेंट लिस्ट है, या संस्था के आय व्यय को देखना है कि संस्था में कितना खर्च हुआ, कितनी आय हो रही है, कहाँ कहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या छात्र पोर्टल, कोर्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एडमिशन एप्लीकेशन, ग्रेड कैलकुलेशन, छात्र परिषद चुनाव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईसीटी के माध्यम से अब बहुत ही आसान हो गई हैं। ठीक है, और इससे प्रबंधन और प्रशासन के कार्यों में बहुत तीव्रता आई है, सरलता हुई है, और पारदर्शिता, यानी कि कहीं भी कोई मिस्टेक की या कहीं की धांधलेबाजी की कोई चीज़ अब नहीं देखी जा सकती है, आसानी से सब कार्य हो जाता है। तो ये आपका हो गया आईसीटी का प्रबंधन में और प्रशासन में क्या प्रयोग है, ये आपने देखा। अब आगे चलते हैं, आगे का है ई पोर्टफोलियोज क्या होते हैं। देखिए, पोर्टफोलियोज जो होते हैं, विद्यार्थी के जो छात्र है उसके महत्वपूर्ण जो उसने कार्य किए हैं अपनी क्लासेस में, उसने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में भाग लिया है, वो क्लास में कैसा पढ़ने में है, उसकी जो ओवरऑल जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको जांचा जाता है, उसका एक खाका होता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियोज विद्यार्थी के महत्वपूर्ण चुनिंदा कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है, जो कि एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के प्रयासों या उसकी प्रगति या उसकी संप्राप्ति का विवरण प्रदान करता है। ठीक है, और जहाँ पहले कागज़ पे, ये सब चीज़ें पहले कागज़ पे होती थी, जहाँ पहले कागज़ पर आधारित पोर्टफोलियोज होते थे, उन्हीं का अब कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक रूप हो गया है ई पोर्टफोलियो, जिसमें कि केवल लिखे हुए शब्द ही नहीं बल्कि ऑडियो या वीडियो या ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया आदि को भी शामिल किया जाता है। तो एक तरह से छात्र के शिक्षण संस्थान में जो परफॉर्मेंस उसका था उसका ये खाका होता है। अगर मान लीजिए इसको किसी आगे उसको तैयारी करनी है, आगे किसी बड़े उच्च संस्थान में उसको अध्ययन करना है, तो ये अगर पोर्टफोलियो की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, इसके माध्यम से वो कार्य, उस बच्चे की परफॉर्मेंस को जानना, उसके बारे में जानना बहुत आसान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि रिसर्च जो होती है, रिसर्च में जो शोध होता है उसमें आखिर आईसीटी का क्या प्रयोग होता है। तो देखिए, रिसर्च का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि सर्च फॉर नॉलेज, यानी नॉलेज की जो हम रिसर्च करते हैं, तो शोध या रिसर्च के स्टेप क्या हैं ये आप लोग जानते ही होंगे कि पहले एक समस्या होती है, समस्या जैसे कोई भी समस्या होगी तभी उस पर शोध किया जाएगा। तो फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद उसका रिव्यू देखा जाए, तो उसी से संबंधित जो है हम लिटरेचर है उसको पढ़ते हैं, फिर हम परिकल्पना निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस देखते हैं, फिर हम उसके बाद जो रिसर्च का डिज़ाइन है उसको बनाते हैं, फिर डाटा है कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा को हम विश्लेषण करते हैं, और फिर जो है हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया जाता है, और फिर जर्नलाइज किया जाता है, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं। ये इसके स्टेप हो गए किसके, रिसर्च के। आई होप आप लोग इससे परिचित होंगे। अब देखते हैं कि आईसीटी का जो प्रयोग है रिसर्च में वो क्या है।
अगर हम आजकल के एरा को देखते हैं तो जो आप लोग, अगर आपको रिसर्च करनी है, कोई भी पेपर पब्लिश कराना है, तो आप क्या करेंगे? ई जर्नल आप पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट पर ई जर्नल्स पढ़ते हैं, ई बुक पढ़ते हैं, ईमेल, और ईमेल के माध्यम से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन डाटाबेस को देखते हैं, शोध गंगा है उससे आप अपनी हेल्प ले सकते हैं रिसर्च में, और मैन्युस्क्रिप्ट बना सकते हैं, प्रपोजल्स हैं, ऑन पेपर्स हैं, इन सब को आप देख सकते हैं। इनसे आप रिसर्च के कार्य को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से और क्वालिटी का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि रिसर्च में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिसर्च में आईसीटी का क्या क्या प्रयोग है, ये हमने देखा। अब देखिए ऑनलाइन जो हमने पढ़ा है, ये ऑनलाइन यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन रिपॉजिटरीज की बात करते हैं। रिपॉजिटरीज क्या क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। ये जो है एक तरीके से एक डाटा संग्रह होता है, यानी कि ऑनलाइन रिपॉजिटरीज हैं, फ्री होते हैं, और ऐसा डाटा संग्रह है जो कि डिजिटल रूप में होता है। हम इसका यूज जो है वो शोध कार्यों में कर सकते हैं, जैसे कि अब ये जैसे रिसर्च पेपर हमको मिल जाते हैं। ठीक है, ये संग्रह है एक तरीके से, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसका एक संग्रह है। हमको रिसर्च पेपर मिल जाते हैं या लर्निंग मटेरियल जो भी है वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, इस किस पे, रिपोर्टरीज पे। और ये जो है आप जैसे जैसे आपने देखा शोध गंगा पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें हैं, जो रिसर्च पेपर है, लर्निंग मटेरियल मिल सकता है। शोध गंगोत्री पे जाके आप विभिन्न शोधों के पेपर को देख सकते हैं। तो ये एक तरीके का संग्रह होता है नॉलेज का या डाटा का। अब हम देखते हैं ऑनलाइन लाइब्रेरीज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़े पहले जाते हैं, थोड़े पीछे के समय में जाते हैं, तो अगर हम लाइब्रेरी में बुक लेने जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, रजिस्टर में एंट्री कराई जाती थी। लेकिन अब जो कार्य हो गया वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कंप्यूटर पे सब कुछ होता है। आज हम अगर ऑनलाइन लाइब्रेरी की बात करते हैं तो आप हमें पुस्तकालय जो है वो डिजिटल रूप से उपलब्ध हो गया है। हम अपनी सुविधा अनुसार, जैसे वहाँ पे थोड़ी बाउंडेशन थी कि आप स्कूल के टाइम पे जाएंगे, स्कूल के समय पे ही आप बुक को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आज अगर हम डिजिटल रूप में लाइब्रेरी या पुस्तकालय को देखते हैं तो हमें कितनी सुविधाएं हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम बुकों को पढ़ सकते हैं, अपनी थीसिस को बना सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सुविधाजनक हो गई हैं। एक ही क्लिक पे सब कुछ हम लोगों के पास अवेलेबल है पढ़ने के लिए, करने के लिए। तो हम अपनी सुविधा अनुसार उनका लाभ ले सकते हैं। जो जो पहले की जो पुस्तकालय होते थे, अगर पारंपरिक रूप से देखें हम, जो पहले की लाइब्रेरीज हैं, तो उसमें किसी चीज़ को खोजने संबंधी बहुत समस्याएं होती थी। सूचना की मांग, उपलब्ध संसाधनों की सीमा होती थी, एक लिमिटेशन होती थी। तो आज अगर हम देखें तो तकनीक इतनी ज़्यादा हो गई है, इतना डिजिटल रूप से हम लाइब्रेरी की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, और तकनीक इतनी आगे हो गई है कि आईसीटी के उपयोग से सस्ती लागत में ऑनलाइन लाइब्रेरी हमें प्राप्त है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई सूचना, कोई ज्ञान, कुछ भी प्राप्त करना चाहें तो बहुत आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन सर्वे टूल्स क्या होते हैं। अगर आपने सर्वे के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो सर्वे में ये होता है, देखिए अगर हम पहले डिजिटल बात बाद में करेंगे, ऑनलाइन पहले हम ऐसी बात करते हैं। सर्वे में किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक है, कोई भी समस्या है, कोई भी नियम है, किसी भी चीज़ पर प्रश्नावली, ये क्वेश्चनर तैयार किया जाता है। माना सरकार ने कोई नीति पास की है या कोई नीति बनाई है, प्लान बनाया है, अब वह नीति कहाँ तक कारगर हुई। अब मान लीजिए जैसे मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले नोटबंदी कर दी थी, अगर उस पर सबकी जनता की राय जाननी हो तो उसके लिए करेंगे, एक प्रश्नावली बनाएंगे, सबको जनता को उसको दे देंगे, उसको भरने के लिए कहा जाएगा। तो इससे ये राय पता चलेगी कहाँ तक उनको बेनिफिट हुआ या कहाँ तक उनकी इसके लिए सकारात्मक है, नकारात्मक है, ये पता चल जाएगा। तो ये एक तरीके का सर्वे हो गया। तो ये जो सर्वे जो हम, जब ये तो ऐसे हुआ है, लेकिन जब इसको ऑनलाइन हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो इसी को ऑनलाइन सर्वे कहा जाता है। तो सरकार ने कोई नीति बनाई, अब ये नीति कहाँ तक कारगर है उस पर सर्वे कराना चाहती है, तो क्वेश्चन तैयार किया जाता है और उसको आम लोगों से भरवाए जाते हैं। यही चीज़ जब हम ऑनलाइन की जाती है तो ऑनलाइन सर्वे कहलाती है। तो इट इज़ क्वेश्चनायर दैट द
दैट द टारगेट ऑडियंस कैन कंप्लीट ओवर द इंटरनेट। इस पर इंटरनेट पे ही इसको कंप्लीट किया जाता है। मान लीजिए अगर हम किसी उदाहरण को देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, तो मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐप हैं या आप शॉपिंग करते हैं बहुत सारे मिंत्रा से करते हैं या किसी भी और से, तो अगर हमको ये ऑडियंस की हमको राय जाननी है कि कौन सा ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है, कौन सा सुविधाजनक है, तो उस पर भी हम एक तरीके से सर्वे कर सकते हैं। इंटरनेट पे हम उससे संबंधित जो है क्वेश्चन देंगे जिसको ऑडियंस उस पर अपना राय दे सकती है, कितना उसको सुविधा किस चीज़ में है, वो उससे हम एक सर्वे से पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑनलाइन हम सर्वे करते हैं उसको हम ऑनलाइन सर्वे, इस उसमें क्वेश्चन दिया जाता है ऑनलाइन ही और उसी उसमें फिलअप करके या उसमें ही बताया जाता है। इससे हम फीडबैक भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अब इसमें कुछ हम टूल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे सर्वे मंकी, जोहो सर्वे है या सर्वे जिजीमो है। तो इस तरीके की ये हैं जो टूल्स हैं, कुछ प्रयोग किए जाते हैं। अब ऑनलाइन सर्वे जो है इसमें टेस्ट जनरेटर्स होते हैं। अब ये टेस्ट जनरेटर्स क्या होते हैं? टेस्ट जनरेटर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट टेस्ट। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जो टेस्ट है उसको तैयार करने के लिए यूज़ होते हैं। और क्रिएट टेस्ट फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेस, मतलब किस तरीके के इसके जिस प्रकार के कई प्रकार के आपके यूजेस हैं, किस क्षेत्र में करना है, वो सब इसमें उसके हिसाब से इसमें है। मान लीजिए कोई अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो मिडिल स्कूल साइंस टीचर जो है उसको यूज़ करके, सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बच्चों के लिए मिड टर्म जो एग्ज़ाम है वो प्रिपेयर कर सकता है, तैयार कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेस्ट जनरेटर्स क्या होते हैं। इसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से जो टीचर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, बच्चों को देते हैं। तो ये आपका हो गया सर्वे टेस्ट जनरेटर्स। अब जो ये आपका ऑनलाइन सर्वे, हम इसको कैसे विकसित करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, आखिर डेवलप करने के प्रति हमारे उद्देश्य क्या है। अब कोई भी सर्वे है, कोई भी टेस्ट जनरेटर है, जब हम उसको डेवलप करते हैं तो पहले उद्देश्यों को देखा जाता है, फिर प्रश्नावली तैयार की जाती है। फिर प्रश्नावली जो है इस तरीके से तैयार की जाती है कि वो बहुत ही सरल भाषा में हो ताकि सबको समझ में आए। उसमें जो क्लिष्ट भाषा होती है उसको प्रयोग नहीं किया जाता, ताकि ऐसे शब्द नहीं यूज़ किए जाते जैसे उनका कई मतलब हो, कुछ और समझें कुछ और समझें, इस तरीके से नहीं, सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। और जो वहाँ पे आंसर जो हैं उसके ऑप्शन बाकायदा होते हैं कि जिसमें वो अच्छी तरह से उसको पढ़ सकें, टिक कर सकें। तो आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि साइड में जैसे किसी भी नीति पे, कोई भी चीज़ पे आपकी राय मांगी जाती है तो साइड में क्वेश्चन होते हैं और ऑप्शन भी होते हैं, तो आपको अपनी राय देनी होती है। एक तरह से ये भी सर्वे का ही रूप है। तो ऑनलाइन सर्वे जो होता है बहुत फास्टर होता है, चीपर होता है, मोर और बहुत एक्यूरेट होता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये जितने भी टॉपिक हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।